हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमिताभ झा और स्वागत करता हूं आप सबका यूट्यूब चैनल दी एक्सप्रेशन में। जहां आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक लेख और एक पत्र के सारांश की। एक लेख और एक पत्र के लेखक हैं भगत सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं सभी व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। एक लेख और एक पत्र, लेखक हैं भगत सिंह। भगत सिंह का समय आज़ादी के संघर्ष का समय था। यहाँ उल्लेखित उनके लेख से यह स्पष्ट होता है कि देश की आज़ादी के लिए ऐसे देश सेवकों की ज़रूरत है जो तन मन धन अर्पित कर दें और पागलों की तरह सारी उम्र देश पर न्यौछावर कर दें। यानी भगत सिंह कहते थे कि देश को ऐसे देश सेवकों की ज़रूरत है जो सब कुछ, अपना तन हो मन धन सब कुछ देश पर न्यौछावर कर दे, उस पर मर मिटने को तैयार रहे। यह त्यागमय कार्य घर परिवार में उलझे लोगों से संभव नहीं था। जो लोग घर परिवार में उलझे हुए हैं, है ना, उनकी पत्नी हैं, बच्चे हैं, वो लोग यह त्याग नहीं कर पाएंगे। ऐसे में विद्यार्थी जो कि पारिवारिक जंजालों से मुक्त होते हैं, उनका देश की राजनीति में एक सक्रिय होना आवश्यक है। भगत सिंह इसलिए उन्हें राजनीति में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं। वे अपने क्रांतिकारी साथी सुखदेव को लिखे पत्र में बताते हैं कि विपत्तियां तो व्यक्ति को पूर्ण बनाती हैं। यानी कि विपत्ति जो है ना, उनसे बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उनसे लड़ने की कोशिश करनी चाहिए, तभी व्यक्ति का पूर्ण व्यक्तित्व सामने आता है। उनसे बचने के लिए आत्महत्या करना या ऐसा सोचना भी कायरता है। रूसी क्रांतिकारियों के बंदी जीवन में मौजूद शोषण की प्रतिक्रिया में जो क्रांति हुई, उसने न केवल जारशाही सत्ता को उलट दिया, बल्कि जेल में कैदियों के लिए भी एक सम्मानपूर्ण परिवेश को जन्म दिया। अर्थात जो रूस में जो शोषण चल रहा था, जारशाही व्यवस्था का, जारशाही कहा जाता है, उस समय रूस में जो शासक वर्ग हुआ करता था उसको जार कहा जाता था। तो जारशाही सत्ता उस समय चलती थी। वो लोगों का बहुत शोषण करते थे। ये जो जार हुआ करते थे, शासक हुआ करते थे, वो बहुत शोषण करते थे। तो इसके खिलाफ जो आवाज़ उठी, जो क्रांति उठी, जो लोग जेल में गए, है ना, उन्होंने भी क्रांति की। जेल में कैदियों के लिए फिर एक सम्मानपूर्ण परिवेश को उस क्रांति ने जन्म दिया। अतः भारत में क्रांति का नेतृत्व करने वालों को एक सुनिश्चित एवं उद्देश्यपूर्ण क्रांति की दिशा निश्चित करनी चाहिए, ताकि उसके दूरगामी और बहुआयामी परिणाम हों। भगत सिंह आगे बताते हैं कि क्रांति व्यक्तिगत सुख दुख के लिए ना तो शुरू की जाती है और ना ही समाप्त। यानी क्रांति जो है ना, उसका व्यक्तिगत सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है, वो तो देश के लिए शुरू की जाती है ना। इसके आरंभ से अंत तक सामूहिक हित होता है। यानी कि क्रांति की शुरुआत और अंत दोनों में ही सामूहिक हित निहित होता है, कोई व्यक्तिगत हित नहीं। ठीक। वे रूसी साहित्य को भी अनुकरणीय मानते हुए बताते हैं कि रूसी जीवन की सच्चाइयों का चित्रण वहाँ के साहित्य में मिलता है। यानी कि वहाँ का जो साहित्य है ना, वहाँ का जो संघर्ष है, वहाँ का जो जीवन है, उसकी सच्चाइयाँ उस साहित्य में मिलती है। विपत्तियाँ सहन करने वाले पात्रों की उपस्थिति ही रूस के साहित्य को ऊंचा करती है। यानी कि वहाँ के जो पात्र हैं, वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने बहुत विपत्तियों का सामना किया, और यही पात्र लोग जो हैं, जिन्होंने विपत्तियों का सामना किया, जिनके ऊपर ये साहित्य लिखे गए, वही पात्र इस साहित्य को ऊंचा करते हैं, इसका मान बढ़ाते हैं। एक संघर्षशील राष्ट्र के लिए ऐसी ही क्रांतिकारी साहित्य की आवश्यकता होती है। इस पत्र में विभिन्न व्यवहारिक उदाहरणों एवं राजनीतिक प्रतिदर्शों के माध्यम से वे सुखदेव को पुनः संकल्पित होने का परामर्श देते हैं। यानी कि वो व्यवहारिक उदाहरण दे रहे हैं, राजनीतिक लोगों का उदाहरण दे रहे हैं, और ये सभी उदाहरण देते हुए सुखदेव जी को ये पत्र लिख रहे हैं कि वे जो उन्होंने संकल्प लिया था देश की आज़ादी के लिए, दुखों को सहना, कष्टों को सहना, उसके लिए वो पुनः संकल्पित हों, ऐसा वे परामर्श दे रहे हैं। भगत सिंह
एक भविष्यदर्शी राजनीतिक चिंतक और एक कुशल रणनीतिकार थे। तो भगत सिंह जो है वो राजनीति में आगे क्या होगा, वो भविष्य को भांप लेने वाले, भविष्य को समझ लेने वाले, भविष्यदर्शी का अर्थ होता है जो भविष्य को देख लेता हो, यानी भविष्य में क्या हो सकता है, जो आज हम कार्य कर रहे हैं उसके परिणाम क्या हो सकते हैं, वे ऐसे व्यक्ति थे। और एक कुशल रणनीतिकार भी थे और रणनीति भी बहुत अच्छी बनाते थे। ठीक है, यह प्रस्तुत पाठ में उनके विचारों से स्पष्ट हो जाता है और इस प्रस्तुत पाठ में उन्होंने जो विचार व्यक्त किए हैं उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वो सचमुच एक भविष्यदर्शी राजनीतिक चिंतक और एक कुशल रणनीतिकार थे। तो यह यहाँ पर सारांश समाप्त होता है। अब हम शुरू करते हैं इस चैप्टर से जुड़े हुए सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स की। पहला प्रश्न है, विद्यार्थियों को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए? तो उत्तर है, आज़ादी के संघर्ष में नौजवानों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। भगत सिंह मानते थे इसके लिए ऐसे देश सेवकों की ज़रूरत है जो तन मन धन अर्पित करके पागलों की तरह सारी उम्र देश पर न्यौछावर कर दें। यह त्याग पारिवारिक झंझटों में फंसे लोगों से संभव नहीं था। अतः विद्यार्थियों को राजनीतिक सक्रियता उस समय देश के लिए आवश्यक थी। विद्यार्थियों की राजनीतिक सक्रियता उस समय देश के लिए आवश्यक थी। भगत सिंह इसलिए उन्हें किताबी दुनिया से निकलकर राजनीति में भाग लेने को प्रेरित करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं थी? तो भगत सिंह की विद्यार्थियों से निम्नलिखित अपेक्षाएं थी। पहला है, देश को आज़ाद करवाने में तन मन धन से सहयोग करें। अगला, वे पढ़ने के साथ साथ राजनीति का भी ज्ञान प्राप्त करें और जब ज़रूरत हो मैदान में कूद पड़ें, अर्थात जब भी देश को उनकी ज़रूरत हो आज़ादी की क्रांति में, आज़ादी के संघर्ष में, वो उस संघर्ष में कूद पड़ें। अगला है, वे एक बड़ी क्रांति के लिए तत्पर रहें, यानी बड़ी क्रांति के लिए हमेशा तत्पर रहें, तैयार रहें। और चौथा है, वे पागलों की तरह सारी उम्र देश के लिए न्यौछावर कर दें। तो यही अपेक्षाएं थी भगत सिंह की विद्यार्थियों से। अगला प्रश्न है, भगत सिंह के अनुसार केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा कैसे की जा सकती है? तो उत्तर है, भगत सिंह पंजाब के एक संपन्न किसान परिवार से थे। इसके बावजूद व्यक्तिगत जीवन में नौकरी या आरामशुदा दिनचर्या के बजाय उन्होंने देश की आज़ादी के लिए क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लिया। यानी कि देखिए, एक संपन्न किसान परिवार से थे, अच्छा खासा हंसता खेलता और खुशी से भरा हुआ परिवार था, संपन्न परिवार था, आर्थिक कोई परेशानी नहीं थी। इसके बावजूद भी व्यक्तिगत जीवन में उन्होंने नौकरी या आरामशुदा ज़िंदगी को नहीं चुना, उन्होंने आज़ादी के लिए क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लिया, यानी आज़ादी के लिए जो है जो संघर्ष था उसमें कूद पड़े और हंसते हंसते वो फांसी पर चढ़ गए, जेल गए और हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। इस तरह उन्होंने स्वयं अनेकों कष्ट सहकर देश की सेवा की और यही उनका कहना भी था कि हम आराम भरी जिंदगी से जो है वो देश को आज़ादी नहीं दिला सकते, बल्कि अगर हम कष्ट सहें तो कष्ट सहकर ही देश की सेवा कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा है? वे आत्महत्या को कायरता क्यों कहते हैं? तो उत्तर है, भगत सिंह देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करते हुए हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाने के रूप में मिलने वाली मृत्यु को ही सुंदर मानते हैं। यानी कहते हैं कि आज़ादी के लिए संघर्ष करते समय अगर मुझे फांसी भी हो जाए तो उस फांसी पर मैं चढ़ जाऊं, ऐसी मृत्यु मुझे मिल जाए तो वह मृत्यु जो है वह बहुत ही सुंदर है। व्यक्तिगत कष्ट और दुखों के कारण आत्महत्या करने के रास्ते को वो कायरता मानते थे। वो कहते थे कि व्यक्तिगत थोड़ा सा हमें कष्ट हुआ, हमने दुखों को सहा और इसके कारण हम आत्महत्या कर लें, ये तो कायरता है भाई। वे अपने क्रांतिकारी साथी सुखदेव को लिखे पत्र में बताते हैं कि विपत्तियां तो व्यक्ति को पूर्ण बनाती हैं, उनसे बचने के लिए आत्महत्या करना कायरता है। यानी विपत्तियां आती हैं, परेशानियां जीवन में आती हैं, लेकिन परेशानियों से बचने का हम उपाय ना सोच करके आत्महत्या का रास्ता अपना लें, ये तो कायरता है।
तो ऐसा वो कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विपत्तियाँ व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती हैं, व्याख्या करें। तो देखिए, ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, यही पंक्ति लिखा होगा अभिप्राय व्यक्त करें या व्याख्या करें। तो यदि अभिप्राय व्यक्त करें ऐसा आता है तब तो जैसा यहाँ उत्तर लिखा है ऐसा ही आप लिख सकते हैं, और यदि यहाँ पर व्याख्या करें ऐसा लिखा हुआ है तो आप इसकी शुरुआत ऐसे करेंगे कि दी गई पंक्तियाँ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग से जो अध्याय है एक लेख और एक पत्र, वहाँ से ली गई हैं, जिसके लेखक हैं भगत सिंह। इस पंक्ति में भगत सिंह ऐसे शुरू करेंगे, ठीक है। और आगे वो कहते हैं कि भगत सिंह सुखदेव को पत्र में लिखते हैं कि विपत्तियाँ मनुष्य को पूर्ण बनाती हैं। मनुष्य स्वभावतः उन विपत्तियों से बचने का प्रयत्न करता है, यानी मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि वो ना हमेशा विपत्तियों से, परेशानियों से बचने की कोशिश करेगा, उसका सामना करने की कोशिश नहीं करता। लेकिन यदि वह व्यापक और खुले दिल से विचार करे तो अपने साथ साथ वह दूसरों को भी इन विपत्तियों के खिलाफ साहसपूर्वक लड़ने के लिए प्रेरित कर सकता है। यानी कि अगर वो थोड़ा सा विचार करे ना तो खुद तो वो विपत्तियों से लड़ेगा ही, दूसरों को भी प्रेरित कर सकता है कि वो साहसपूर्वक उन विपत्तियों से लड़े। इस प्रकार विपत्तियाँ उसके व्यक्तित्व को पूर्णता की ओर ले जाती है, यानी इस प्रकार व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वह पूर्ण हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज है, व्याख्या करें। व्याख्या करते समय फिर से आप वही शुरू करेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के अध्याय एक लेख और एक पत्र से ली गई हैं, जिसके लेखक भगत सिंह हैं। और इसके बाद फिर आकर आप शुरू करेंगे कि भगत सिंह का मानना है कि देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां ही उस देश की राजनीतिक परिस्थितियों को जन्म देती हैं। यानी कि कहीं भी किसी भी देश की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं ना, वो वहाँ की सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति पर निर्भर होती है। जैसी आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति होगी वैसा ही वहाँ का राजनीतिक परिस्थिति भी बनेगी। जिस समय देश की परिस्थिति शोषक प्रवृत्ति की होती है उस समय उसकी प्रतिक्रिया में दमन और शोषण के खिलाफ संघर्षरत राजनीतिक विचारधारा और उसके अनुपालकों का स्वयं जन्म होगा। यानी यदि देश में शोषण चल रहा है, सरकार द्वारा दमन हो रहा है लोगों का, तो ऐसे में जो राजनीतिक विचारधारा है ना वो संघर्षरत बनेगी। यानी कि ऐसे लोगों का जन्म होगा जो राजनीतिक विचारधारा में संघर्ष का विचार करते होंगे, और उसी का अनुपालक यानी कि उसी का अनुपालन करने वाले लोग, उसी बात को मानने वाले ऐसे लोगों का जन्म होगा अर्थात ऐसे लोग जो हैं वो शुरुआत करेंगे क्रांति की, ठीक है। अतः देश की क्रांति का आरंभ समय की मांग थी, ना कि भगत सिंह, सुखदेव या किसी अन्य ने इसे आरंभ किया। यानी भगत सिंह स्वयं कहते हैं कि ये जो क्रांति की शुरुआत हुई है ये मैंने यानी भगत सिंह ने या सुखदेव ने, तुमने या किसी और ने इसे आरंभ नहीं किया, ये तो समय की मांग थी और क्रांति शुरू हो गई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे। अब शुरू करते हैं इस चैप्टर से जुड़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। पहला प्रश्न है, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भगत सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो इसका उत्तर दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में लिखें। तो कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखना ना भूलें, ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भगत सिंह को फांसी की सज़ा कब हुई थी? तो भगत सिंह को फांसी की सज़ा 23 मार्च 1931 को हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म लायलपुर पाकिस्तान में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भगत सिंह का पैतृक गांव कहाँ था? तो भगत सिंह का पैतृक गांव था खड़कल कला,
पंजाब। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भगत सिंह के माता पिता का क्या नाम है? तो भगत सिंह की माता का नाम विद्यावती और पिता का नाम सरदार किशन सिंह है। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? तो सरदार किशन सिंह और अजीत सिंह ये दोनों लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। अतः बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया? तो भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का गठन किया। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भगत सिंह के अनुसार आत्महत्या क्या है? तो भगत सिंह कहते हैं कि आत्महत्या कुछ और नहीं केवल कायरता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भगत सिंह सरकार की किस राय पर खफा थे? तो भगत सिंह कहते थे कि छात्र को राजनीति से दूर नहीं रखना चाहिए बल्कि उन्हें राजनीति में सक्रिय भाग लेना चाहिए। अतः सरकार की यह राय कि छात्र को राजनीति से दूर रखना चाहिए, इस बात से भगत सिंह खफा थे। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, छात्र को राजनीति से दूर रखने की राय पर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भगत सिंह के आदर्श पुरुष कौन थे? तो भगत सिंह जो है वो करतार सिंह सराबा को अपना आदर्श पुरुष मानते थे। करतार सिंह, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। करतार सिंह सराबा उनका पूरा नाम था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1941 में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? तो 1941 में भगत सिंह गदर पार्टी की ओर आकर्षित हुए। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भगत सिंह कब चौरी चौरा कांड में शरीक हुए? तो भगत सिंह 1922 में चौरी चौरा कांड में शरीक हुए। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का संगठन किया था? तो भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा का संगठन किया था। नौजवान भारत सभा भगत सिंह का दल था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? तो गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप पत्रिका का संपादन करते थे। अगला प्रश्न है कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है? बम का दर्शन, अछूत समस्या, परिवेश, मैं नास्तिक क्यों हूँ? तो बम का दर्शन भगत सिंह ने लिखा है। अछूत की समस्या होना चाहिए यहाँ पर, अछूत की समस्या, तो ये भी उन्होंने लिखा है। और मैं नास्तिक क्यों हूँ ये भी उन्होंने लिखा है। अर्थात यहाँ पर परिवेश उन्होंने नहीं लिखा है, तो परिवेश हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। यह निबंध भगत सिंह ने नहीं लिखा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भगत सिंह को किस षड्यंत्र केस में फांसी की सज़ा हुई थी? तो भगत सिंह को लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी की सज़ा हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई? भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई? तो दोस्तों इसका उत्तर आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में लिखें। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर ज़रूर लिखें। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कहा जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए? तो यह भगत सिंह ने कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती हैं किस पाठ में आया है? तो यह आया है एक लेख और एक पत्र में। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न असेंबली में बम भगत सिंह ने कब फेंका था? तो असेंबली में बम भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को फेंका था। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।